नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे वृद्धि और विकास की। इसके पिछले वाली वीडियो में आपको अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करा दिया गया था। अवस्था जा करके आप पीछे से पढ़ सकते हैं। और मित्र कुछ कमेंट आ रहा था कि प्लेलिस्ट में सर वीडियो को कर दीजिए, मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं सारे सिस्टम से प्लेलिस्ट में कर दूँगा। आइए देखते हैं मित्र, वृद्धि और विकास। आज होगी वृद्धि और विकास की बात। वृद्धि जब माँ के पेट में बच्चा गर्भ में जन्म लेता है, तभी से ही बच्चे का वृद्धि और विकास दोनों शुरू हो जाते हैं मित्र। और ये दोनों निरंतर आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वृद्धि जो है कुछ समय बाद आकर के रुक जाती है और विकास निरंतर चलता रहता है पूरे जीवन तक। जब तक व्यक्ति जिंदा है तब तक व्यक्ति का विकास अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से चलता रहता है, लेकिन वृद्धि जो है कुछ समय आकर के रुक जाती है। अब ध्यान दीजिएगा, वृद्धि का माना जाता है किशोरावस्था के लास्ट तक, अर्थात उत्तर किशोरावस्था। जब बच्चा 18 से 20 वर्ष की उम्र तक होता है तब वहाँ पे उसकी वृद्धि रुक जाती है। आइएगा, अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे विकास के कुछ सिद्धांत। अच्छा, थोड़ा सा उससे बात करने से पहले वृद्धि और विकास समझ लेते हैं। वृद्धि जो है ये विकास का एक भाग है, मतलब विकास जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, लंबी प्रक्रिया है। विकास का ही भाग एक क्या है? वृद्धि। विकास का ही एक भाग क्या है? वृद्धि। वृद्धि विकास का भाग नहीं है, विकास के अंतर्गत आती है वृद्धि, याद रखिएगा। चलिए, अब हमें फैक्ट पूछा जाता है, कोटेशन पूछा जाता है, आपसे रिटर्न करने के लिए एग्जाम में नहीं आएगा, इसलिए मैं फैक्ट की तरफ चलता हूँ। चलिए आइएगा मित्र, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा पहले एक हिलिंगवर्थ हैं, हिलिंगवर्थ। ये हिलिंगवर्थ ये मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने विकास का जो है विकासात्मक सिद्धांत का संप्रत्यय दिया। और एग्जाम में पूछा भी जाता है विकास के कार्य का संप्रत्यय किसने दिया? तो किसने दिया? हिलिंगवर्थ ने दिया। और इस संप्रत्यय में उन्होंने कहा कि जो विकास कार्य का संप्रत्यय दिया उसमें कहा जो उम्र के अनुसार वृद्धि होती है, जिसका अर्थ है उम्र के अनुसार वृद्धि होना। तो इन्होंने क्या कहा था? ध्यान दीजिएगा, विकास का संप्रत्यय दिया, विकास का संप्रत्यय दिया और कहा, विकास का संप्रत्यय दिया और कहा उम्र बढ़ने के साथ साथ, एक मिनट मित्र, उम्र बढ़ने के साथ साथ परिपक्वता भी बढ़ती जाती है, परिपक्वता भी बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा मित्र, हिलिंगवर्थ ने विकास का संप्रत्यय का सिद्धांत दिया था और उन्होंने कहा, अब उसका विकास का संप्रत्यय का सिद्धांत का मतलब क्या था? और उन्होंने कहा क्या? उम्र बढ़ने के साथ साथ परिपक्वता भी बढ़ती है। ध्यान दीजिएगा, मतलब जो बच्चे का उम्र, जैसे बच्चा शैशवावस्था में था, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर युवा प्रौढ़ावस्था में, फिर प्रौढ़ावस्था में, बच्चा जैसे जैसे बढ़ेगा वो मैच्योरिटी को अपने प्राप्त करता चला जाएगा। किसने कहा था? हिलिंगवर्थ ने। इसको लिख लीजिएगा थोड़ा सा, बस आपको यही याद रखना है। विकास का संप्रत्यय का सिद्धांत किसने दिया? हिलिंगवर्थ ने दिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक मित्र, आगे बढ़ेंगे। आइएगा, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे विकास की। और विकास के जो सिद्धांत है ये पूछे जाते हैं। जैसे विकास के सिद्धांत कौन कौन सिद्धांत होते हैं? सरल से जटिल की ओर सिद्धांत, असमान गति का सिद्धांत, अति संबंध समन्वय का सिद्धांत, समीप से दूर का सिद्धांत, फिर मित्रों वर्तुलाकार चक्राकार का सिद्धांत। मतलब विकास को फिर भविष्यवाणी की जा सकती है। इस तरह के हम सिद्धांत को पढ़ेंगे। और एक मिनट, सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम कुछ परिभाषाएं पढ़ लेते हैं, जो परिभाषाएं एग्जाम में पूछी जाती है, कोटेशन। कुछ मनोवैज्ञानिक हैं। चलिए, पहले मनोवैज्ञानिक हैं स्किनर। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा आपको रटनी नहीं है, समझनी है। एक मनोवैज्ञानिक किसी का नाम, उससे एक मेन उनके शब्द को जोड़ दीजिए और परिभाषा आपको याद हो जाएगी, जैसा मैंने कल बताया था। आइए, स्किनर ने क्या कहा था?
विकास एक सतत, सतत का मतलब निरंतर, विकास एक सतत एवं धीमी चलने वाली प्रक्रिया है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अब हमें परिभाषा याद करनी है, तो बस हमें याद करना क्या, स्किनर को जोड़ देना है सतत और धीमी। हम पढ़ क्या रहे हैं, वृद्धि एवं विकास, तो विकास के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्किनर ने विकास के बारे में क्या कहा, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत निरंतर चलती रहती है और धीरे धीरे चलती है। हमें परिभाषा याद हो जाएंगी, लिख करके रटना नहीं है, रटना मना है, समझिए आप। स्किनर ने क्या कहा था, विकास एक सतत एवं धीमी चलने वाली प्रक्रिया है। आइएगा अब हम अगले मनोवैज्ञानिक की तरफ बढ़ेंगे। अगले मनोवैज्ञानिक आपके हैं वुडवर्थ। ये वुडवर्थ ने क्या कहा था, वुडवर्थ ने कहा विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का गुणनफल है। ध्यान दीजिएगा, विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का गुणनफल है। इनका मतलब कि जो विकास होता है, वुडवर्थ ने कहा विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का गुणनफल है। परिभाषा याद रखने के लिए कोटेशन में आपसे पूछ दिया जाएगा कि निम्न में दे देगा, विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का गुणनफल है। यह परिभाषा किसकी है या यह कथन किसका है, 4 ऑप्शन दे देगा, स्किनर, वुडवर्थ, मुनरो, हर्लॉक। तो वहाँ आपको क्या मैंने बताया, की पॉइंट याद करिए, ऊ से वुडवर्थ, और वुडवर्थ ने किसका दिया, वंशानुक्रम और वातावरण का सिद्धांत। उन्होंने बताया कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल होता है, किसी एक का नहीं होता है। याद करने के लिए वुडवर्थ और व से वुडवर्थ और व से वंशानुक्रम वातावरण दोनों का क्या है, गुणनफल किसने दिया है, वुडवर्थ ने दिया है। इस तरह से याद करिए। अच्छा, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे। चलिए अब आपके अगले मनोवैज्ञानिक आते हैं मुनरो। और मुनरो जी क्या कहते हैं, मुनरो जी कहते हैं कि जो विकास है बच्चे का या फिर मानव शिशु का जो विकास चलता है वो भ्रूणावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक चलता है और उसमें होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला है। ध्यान दीजिए, मुनरो, ये मुनरो है भाई। हाँ, मुनरो ने क्या कहा विकास के संदर्भ में, उन्होंने कहा विकास भ्रूणावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का श्रृंखला है। क्या कहा, विकास विकास भ्रूणावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक ध्यान दीजिएगा। विकास भ्रूणा माने भ्रूणावस्था को आप गर्भाधान की अवस्था भी कह सकते हैं, या कंफ्यूज नहीं होना है। गर्भाधान या प्रसव पूर्व के दौरान जब बच्चा माँ के पेट में गर्भ जन्म लेता है तो उसी को भ्रूणावस्था कहते हैं। क्या लिखे हैं, विकास भ्रूणावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों का श्रृंखला है। अब समझ लीजिएगा इसको ध्यान से मित्रों। इनके कहने का मतलब क्या था, जब बच्चा माँ के भ्रूण में जन्म ले लेता है, फिर जब दूसरी अवस्था आती है, उसके बाद फिर दूसरी अवस्था, जैसे जैसे अवस्थाएं आती रहेंगी वैसे वैसे परिवर्तन होता जाएगा। तो मुनरो ने क्या कहा, विकास भ्रूणावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। अब मुनरो की परिभाषा याद रखना है, भ्रूणावस्था वृद्धावस्था आपको याद ही है, कहीं लिखो मुनरो से जोड़ दो भ्रूणावस्था और वृद्धावस्था को जोड़ दो, परिभाषा मुनरो की याद हो गई। हमें रटना नहीं, यहाँ पे याद करना, समझना है, और 1-2 बार कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं।
अब अगले मनोवैज्ञानिक जो है मित्र वह हरलाक जी है। हरलाक जी ने क्या कहा, विकास एक क्रमिक परिवर्तनों का श्रृंखला है, मतलब क्रम से होता है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था, युवा प्रौढ़ावस्था, ऐसे बताया। और कहा जब जब विकास बदलते हैं, जब जब अवस्थाएं बदलती है उसके परिणाम स्वरूप, मतलब जब अवस्था बदलेगी उसमें नवीनतम योग्यताएं, मतलब जब बच्चा शैशवावस्था में है, बच्चा फिर किस में जाएगा, बाल्यावस्था में जाएगा। जैसे ही बच्चा शैशवावस्था से बाल्यावस्था में जाता है कुछ दिनों बाद उसमें नवीनतम योग्यताएं और कुछ विशेषताएं जन्म लेती है। जब मैं आपको अवस्था पढ़ा रहा था, अवस्था मैंने बताया शैशवावस्था में बच्चा कैसे सीखता है, लेकिन बाल्यावस्था में आने के बाद बच्चे में बदलाव हो जाता है, नवीन चीज़ें देखने को मिलती है। फिर बच्चा जब किशोरावस्था में जाता है फिर वहाँ पे नवीन चीज़ देखने को मिलती है। इसी को हरलाक ने कहा विकास एक क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। किसने कहा, हरलाक ने कहा। आप समझते चलिए, परिभाषा मैं लिख दे रहा हूँ, भूलेगा नहीं मित्र। एक बार शॉर्ट नोट्स बना करके अपने से लिख लीजिएगा और उसके कीवर्ड से जोड़ दीजिएगा। विकास एक लिखिएगा इसका, विकास एक क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है, क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है। ध्यान दीजिएगा, इतना याद कर लीजिए, क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जिसके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है, जिनके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है, विशेषताओं का जन्म होता है। ध्यान दीजिएगा मित्र, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे। विकास एक क्रमिक परिवर्तन की श्रृंखला है जिनके फलस्वरूप नवीन योग्यताओं एवं विशेषताओं का जन्म होता है। बच्चा जैसे जैसे दूसरी अवस्था में आएगा वैसे वैसे उसमें नवीन योग्यता और नवीन विशेषताओं का जन्म होता चला जाएगा। किसका कथन था, हरलाक का कथन था। ये हरलाक कर लीजिएगा। ठीक, आगे चलते चलिएगा मित्र। अब पढ़ते हैं हम विकास का सिद्धांत, और विकास के सिद्धांत को एक एक करके समझते चलते हैं। इनका जो कीवर्ड इसको आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी प्रश्न बना करके आपसे पूछ देता है कि निम्न में से विकास के सिद्धांत नहीं है। 3 ऑप्शन सही दे देगा, एक ऑप्शन दूसरा दे देगा गलत वाला। जब आपको पता रहेगा विकास के सिद्धांत कौन कौन से, तब आप वहाँ पे सही कर पाएंगे। चलिएगा, पहला नंबर, जैसे आपको पढ़ना होता है, अधिगम में पढ़ते हैं शिक्षण विधियाँ, इनमें से कौन सी शिक्षण विधियाँ कौन सी नहीं है, उसी तरह सिद्धांत में भी प्रश्न बनते हैं विकास के सिद्धांत में। तो पहला होगा सरल से जटिल का सिद्धांत। सरल से जटिल का सिद्धांत। आइए पहले इसको हम समझ लेते हैं, सरल से जटिल का सिद्धांत होता क्या है। चलिए, अच्छा, जैसे आप एक बीज बोया जाता है, मान लीजिए एक मक्का का बीज लिए, उसको बो दिए, कुछ दिन बाद देखते हैं मक्का अंकुरित होकर के जल्दी से बाहर निकल जाता है और उसकी वृद्धि जल्दी से होती है, जल्दी जल्दी बढ़ता है। लेकिन कुछ समय बाद आप देखते हैं क्या कि उसमें तमाम पत्तियां निकलती हैं, अधिकांश पत्तियां निकलने के बाद फिर उसमें बीज वाले फल लगते हैं, फिर उसका विकास धीरे धीरे होता है। सरल पहले तो हुआ क्या कि पहले जल्दी से निकल गया बीज बाहर, तो हुआ क्या, सरलता हुआ। फिर जब कुछ दिन बढ़ने के बाद बीज, उसकी पत्तियां आने लगे, उसमें बीज के फल आने लगे, तो जटिल समस्या में हो गया, मतलब कि वो धीरे धीरे पौधे का विकास हो रहा है। उसी तरह से मानव शिशु का जो विकास होता है, विकास शुरुआती की आकृति जो होती सरल होती है, जल्दी से हो जाती है, और जो कि बाद की आकृति होती है वो जटिल होती है। ध्यान दीजिएगा, लिख दें,
ठीक है, लिख दे रहे हैं, समझ लिया अपने हिसाब से। आप हम कहते किताबी भाषा में ना जाइए, अपने हिसाब से अपना शार्ट नोट्स बनाइए और आप 100% सफल होंगे। किताबी भाषा को रटने के चक्कर में आप बोर हो जाते हैं। आइए, विकास, ध्यान दीजिएगा मित्रों, विकास के शुरुआती, अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको। विकास के शुरुआती मैंने क्या बताया, शुरुआत की जो आकृति होती है, शुरुआती आकृति का मतलब समझ रहे हैं ना, कि जब पौधा उगना शुरू होता है, जब कोई बीज बोया जाता है, बीज से अंकुरण होता है, तब विकास के शुरुआती आकृति सरल होती है, सरल होती है, जबकि बाद की आकृति जटिल होती है, ध्यान दीजिएगा। ये मैं समझाने के लिए बताया, कोई किताबी नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बताया। और उदाहरण में कैसे हो जाएगा, जैसे पौधा, छोटा पौधा या फिर बीज लगाया जाए, तो किसी पौधे का बीज डाला जाए तो शुरू में जो होता है वो जल्दी से अंकुरित हो जाता है। अंकुरित होने के कुछ दिन बाद उसका विकास जो है धीरे धीरे चलता है। तो क्या हो गया, विकास कैसी प्रक्रिया है, विकास एक सरल से जटिल की तरफ चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात सरल से जटिल का ये सिद्धांत यही कहता है। चलिएगा, अगर लिखना होगा अपने नोट्स में तो स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लीजिएगा और अपने भाषा में समझने का प्रयास करिएगा मित्रों, किताबी भाषाओं पे ना जाया करिए। ठीक, चलिए, ये नंबर 1 हो गया कि विकास का जो सिद्धांत है, पहला सिद्धांत क्या था, सरल से जटिल का सिद्धांत। और दूसरा जो सिद्धांत है मित्र, असमान गति का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, असमान गति का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, असमान गति का सिद्धांत और समान गति का सिद्धांत दोनों इसी में जोड़ देते हैं। चलिए, आपको सरल हो जाएगा। समान व असमान गति का सिद्धांत, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा मित्र। समान और असमान दोनों वर्ड को लिखे हैं तो यहाँ समझना पड़ेगा। समान का मतलब कि जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चों का विकास जो होगा एक समान होगा। एक समान का मतलब जैसे बच्चों में सहसावस्था में विकास होता है एक बच्चे में, वैसे दूसरे बच्चे में होगा, वैसे तीसरे बच्चे में होगा। सहसावस्था विकास मतलब कि जैसे बच्चे घर में जन्म लेते हैं तो पहले उनकी किसका निर्माण होता है, उसी तरह से दूसरे बच्चों का भी जो निर्माण होगा उस तरह से होगा, फिर उससे तीसरे बच्चों का, सभी बच्चों का जो होगा विकास जो होगा वो एक समान होगा। और असमान सिद्धांत का मतलब ये समझा रहे हैं। असमान का मतलब कि जैसे बच्चा सहसावस्था में जन्म जब लेगा, जैसे सहसावस्था में उसकी वृद्धि होती है वैसे बाल्यावस्था में नहीं हो पाती है। जैसे बच्चे में सहसावस्था की मानसिक विकास की सोचने की क्षमता होती है वैसे बाल्यावस्था में नहीं हो पाती है, और जैसे बाल्यावस्था में होती है वैसे किशोरावस्था में नहीं पाती। मतलब कि अवस्थाओं को बदलने के बाद जो उनकी गति है वो क्या हो जाती है, वो बदल जाती है। अवस्था बदलती है तो गति भी उनकी बदल जाती है, चाहे वो शारीरिक प्रक्रिया की हो, चाहे मानसिक प्रक्रिया की हो, चाहे तार्किक प्रक्रिया की हो। लेकिन सभी बच्चों का विकास एक ही जैसा होता है। ये नहीं किसी बच्चे का पहले हाथ बढ़ जाएगा, किसी बच्चे का पहले पैर बढ़ जाएगा, ये नहीं। समान का मतलब कि जैसे एक बच्चे का विकास होगा वैसे सभी बच्चे का विकास होगा। और असमान का मतलब कि जैसे जैसे अवस्थाएं बदलती हैं वैसे वैसे उनकी गति बदलती है, या तार्किक मानसिक प्रक्रिया बदलती है, तार्किक क्षमताएँ बदलती जाती हैं। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा नंबर था, समान और असमान गति का सिद्धांत। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा आप समझ लिए। सहसावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में शारीरिक विकास क्रमशः तेजी से होता है और अंत की गति की जो होती है समान हो जाती है। अतः विकास की गति क्या होगी, समान हो जाएगी। शैशवावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, सॉरी हम बाल्यावस्था भी कर लीजिएगा तब किशोरावस्था। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था।
ये तीनों अवस्थाएं होंगी। आप चाहे तो गर्भाधान की अवस्था आगे जोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये में शारीरिक विकास क्रमशः तेजी से होता है। आइए ध्यान दीजिएगा, लेकिन अंत में यह अंत में यह रुक जाता है कह लें मित्रों, चाहे आप कह लें कि अंत में इसकी गति धीमी हो जाती है, रुकना है धीमी लिख लीजिएगा, लेकिन अंत में यह धीमा हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं दो चीज़ को लिया हूँ। समान गति का मतलब कि जैसे एक बच्चा है, एक यहाँ मान लीजिए ये बच्चा हो गया, बच्चा बना भी तो नहीं पा रहे हैं हम, मान लीजिए ये एक बच्चा जन्म ले लिया। अब इस बच्चे, दो बच्चे यहाँ पे हैं, एक बच्चा ये भी है, ध्यान दीजिएगा, ये गुड्डा बच्चा है। जैसे दो बच्चे हैं, दोनों जो बच्चों का विकास होगा, जब शैशवावस्था आएगी, शैशवावस्था में इस बच्चे का जैसे विकास होगा वैसे इस बच्चे का भी विकास होगा। बाल्यावस्था में जैसे इस बच्चे का विकास होगा उस बच्चे का भी ऐसे विकास होगा। किशोरावस्था में भी दोनों का विकास सेम होगा। लेकिन जैसे ये दोनों किशोरावस्था को क्रॉस कर जाते हैं, इनकी विकास की जो गति होती है धीमी हो जाती है। ये कौन सा नियम कहता है? असमान गति का सिद्धांत कहता है कि एक समय आने के बाद विकास क्या होता है? रुक जाता है। अच्छा, और आपको बताया गया जैसे शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इसमें समान गति का सिद्धांत मतलब जैसे बच्चा ये बढ़ेगा वैसे वो बढ़ेंगे। समझने के लिए ये ध्यान दीजिए कि सभी अवस्थाओं में सभी बच्चों का विकास जो होता है एक समान होता है, ये समान गति के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। और कुछ समय किशोरावस्था के बाद जाकर के विकास रुक जाता है, ये असमान गति का सिद्धांत आ जाएगा। वहाँ गति क्या हो जाती है? धीमी हो जाती है। चलिएगा, इसके साथ ले लीजिएगा, ठीक। और मैं आशा करता हूँ आपको मित्र समझ में भी आ रहा होगा। आज क्लास आपकी लेट इसी वजह से हुई कि लाइट भी नहीं थी, और आज हमारे टेक्निकल जो दिलीप जी है वो सो गए हैं और मोबाइल स्विच ऑफ करके सोए हुए हैं, इस वजह से आपकी क्लास लेट हुई है। चलिएगा मित्र, अब अगला सिद्धांत लेंगे, अंतःसंबंध समन्वय का सिद्धांत। अंतःसंबंध समन्वय का सिद्धांत क्या कहता है मित्रों? वह कहता है विकास के सभी पक्ष आपस में जुड़े होते हैं। विकास अंतःसंबंध माने एक दूसरे से जुड़े होते हैं। विकास का जो पक्ष होता है वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और अगर एक प्रभावित हो जाएगा तो सभी अपने आप प्रभावित हो जाएंगे। यही अंतःसमन्वय का सिद्धांत कहता है, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, ये भी मिटा देते हैं, अगला नंबर लेके चलिएगा। अंतःसमन्वय का सिद्धांत, अंतःसमन्वय का सिद्धांत। अंतःसमन्वय का सिद्धांत क्या कहता है? अच्छा, इसमें मैंने क्या बताया कि विकास के सभी पक्ष आपस में बराबर होते हैं या एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक के प्रभावित होने से दूसरा अपने आप प्रभावित हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा कुपोषण हो गया एक बच्चे को, और कुपोषण जब हो जाएगा तो उसका पहले कौन सा विकास रुकेगा? शारीरिक विकास रुकेगा। बच्चे का पेट निकल जाएगा, बच्चा बढ़ेगा नहीं। जब शारीरिक विकास रुक जाएगा तो उसका मानसिक विकास भी रुक जाएगा। जब मानसिक विकास रुकेगा तो उसका संवेगात्मक विकास भी रुक जाएगा। इसी को कहा गया अंतःसंबंध समन्वय का सिद्धांत। तो लिख दें, चलिए लिख देते हैं इसको भी। विकास के सभी पक्ष आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं। एक को प्रभावित होने पर दूसरा स्वयं अपने आप प्रभावित हो जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा।
जैसे कुपोषण होने पर, जैसे कुपोषण होने पर बालक का पहले शारीरिक विकास अवरुद्ध होगा या रुक जाएगा? शारीरिक विकास रुक जाएगा, फिर मानसिक विकास, फिर उसके बाद मित्रों कौन सा विकास? संवेगात्मक विकास। ध्यान दीजिए, 1 मिनट। संवेगात्मक विकास, ध्यान देखिएगा कि मैंने क्या बताया कि विकास के सभी पक्ष आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक को प्रभावित होने पर दूसरा स्वयं अपने आप प्रभावित हो जाता है। ये कौन सिद्धांत कहता है? अंतर समन्वय का सिद्धांत। कि मतलब एक जो है शारीरिक क्रियाएं जो एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे उदाहरण में मैंने क्या दिया, कुपोषण होने पर एक बालक में जब कुपोषण होता है तो उसका पहले कौन सा विकास रुकेगा? शारीरिक विकास रुक जाएगा, फिर उसके बाद मानसिक विकास रुक जाएगा, फिर स्वतः ही संवेगात्मक विकास ये भी रुक जाएंगे। चलिएगा, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया आपके अंतर समन्वय का सिद्धांत था। फिर अब जब हम अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ेंगे मित्रों, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। अब ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? आप अपने घर में देखे होंगे, 2 जुड़वे बच्चे होते हैं, दोनों एक ही साथ पैदा होते, कुछ ही समय का अंतर होता है, 1 या 2 मिनट का। उनका वंशानुक्रम भी एक ही होता है, एक ही माँ बाप के संतान जुड़वा होते हैं। होने के बाद उसमें होता क्या है कि दोनों का विकास एक जैसा नहीं होता है। 2 मिनट के अंतर में देखते हैं कि जो बड़ा वाला बालक होता है वो बड़े की तरफ और छोटा वाला छोटे की तरफ। अर्थात जो है कि इसमें बताया गया क्या कि व्यक्तिगत संबंध में दुनिया के 2 बच्चे एक जैसा विकास नहीं कर सकते, चाहे वो जुड़वा ही हो। मतलब कुछ न कुछ उसमें अंतर जरूर होगा। किसी का शारीरिक विकास तेजी से होगा, किसी का मानसिक विकास तेजी से होगा, किसी का संवेगात्मक विकास तेजी से होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? दुनिया के 2 जुड़वे बच्चे एक जैसा विकास नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जुड़वा ही भले न हो। ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिगत संबंध का सिद्धांत, या फिर से हम कहेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। आइएगा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है? व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत में आपको समझाया गया, दुनिया के 2 बच्चे एक जैसा विकास नहीं कर सकते हैं, चाहे वो जुड़वा क्यों न हो। अच्छा, उसमें जैसे मान लीजिए जुड़वा बच्चे हो गए, किसी का मानसिक विकास तेजी से होगा, किसी का शारीरिक विकास तेजी से होगा, किसी का संवेगात्मक विकास तेजी से होगा। ध्यान दीजिए, लिख भी देते इसमें। दुनिया के 2 बच्चों का विकास एक जैसा नहीं होता है, चाहे वह जुड़वा ही क्यों न हो। यह आप प्राय अपने गांव में भी देखे होंगे। चलिएगा, ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब ये सिद्धांत आपके धीरे धीरे अब समाप्ति की ओर चल रहे हैं। एक सिद्धांत कहता है समीप से दूर या बाहर केंद्र का सिद्धांत। समीप से दूर, बाहर या केंद्र का सिद्धांत। समीप मतलब नज़दीक, फिर समीप से दूर मतलब पहले समीप का विकास होगा, फिर दूर का विकास होगा। तो मतलब ये यहाँ पे प्रश्न पूछा भी जाता है, जैसे समीप से दूर के सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? सिरोन्मुखी कहते हैं, अधोन्मुखी कहते हैं, मस्तोन्मुखी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? सिर से पैर की तरफ नहीं, सिर से पैर की तरफ बच्चे का विकास होता है, ना कि पैर से सिर की तरफ कह दे। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए।
हाँ, किस सिद्धांत की मैंने बात किया? ये आपका सिद्धांत होगा मित्रों समीप से दूर या बाहर केंद्र का सिद्धांत। समीप से दूर या बाहर केंद्र का सिद्धांत। आइए, इसमें क्या होगा? जैसे इसमें होगा मित्रों क्या, पहले बच्चे के समीप अंगों का विकास होगा, फिर उसके बाद दूर के अंगों का विकास होगा। जैसे पहले बच्चे का मस्तिष्क का विकास होगा, उसके बाद धड़ का विकास होगा, उसके बाद और पैर की तरफ का विकास जाएगा। देखिएगा इसमें, पहले इसको समझिएगा, इसके जो कीवर्ड है, इस सिद्धांत को और किन किन नामों से जानते हैं इसको याद कर लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट भी होगा। पहले समीप के अंगों का विकास होगा, पहले समीप के अंगों का विकास होगा, पहले समीप के अंगों का विकास होगा, फिर दूर के अंगों का विकास होगा। आइए पैर की तरफ लिख लेते हैं आगे, पैर की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, इस सिद्धांत को किन किन नामों से जानते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला सिरोन्मुखी सिद्धांत, सिरोन्मुखी के नाम से जानते हैं। जो दूसरा है, इसे सिरपुच्छी भी कहते हैं, सिरपुच्छी, सिरपुच्छी। फिर तीसरा अधोमुखी, अधोमुखी विकास का सिद्धांत। फिर अगला जो हो जाएगा मित्रों मस्तोद्मुखी, मस्तोद्मुखी। याद रखिएगा, और सबका मतलब होगा सिर से पैर की तरफ विकास। विकास का क्रम कैसा चलेगा? सिर से पैर की तरफ विकास। फिर आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अब अगला से जो विकास का सिद्धांत होगा वर्तालुकार या चक्राकार विकास का सिद्धांत। वर्तालुकार या मित्रों क्या चक्राकार का सिद्धांत। ये देखिएगा, वर्तालुकार चक्राकार का सिद्धांत मतलब कि बच्चे का जो विकास होगा वो क्षैतिज क्रम में होगा, समांतर क्रम में नहीं होगा। देखिएगा, सीधी रेखा में ना होता और सॉरी वो परिपक्वता के लिए, देखिएगा अभी समझा दे रहा है। वर्तालुकार का मतलब क्या कि जैसे बच्चा शैशवावस्था में बढ़ता है, फिर बाल्यावस्था में धीमा हो जाता है, फिर किशोरावस्था में तो फिर तेजी से बढ़ता है। यही होता है वर्तालुकार और चक्राकार का सिद्धांत का नियम। विकास सीधी रेखा में न होकर के वो खुद को परिपक्व करने के लिए क्षैतिज में बदल जाता है। आइएगा, विकास सीधी रेखा में न होकर क्षैतिज रेखा में बदल जाता है। किसके लिए? परिपक्वता पाने के लिए, परिपक्वता के लिए। चलिए फिर से देखिएगा, परिपक्वता के लिए। चलिएगा, इससे आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब तक हम इनका कर ले। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग।
चलिएगा मित्रों, आइए फिर से आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, इसका ढक्कन जो नहीं लिए। अब आगे बढ़ेंगे। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। वंशानुक्रम एवं वातावरण, वंशानुक्रम वातावरण का सिद्धांत कर लीजिए। आइएगा, इसमें देखिएगा मित्रों, इसमें क्या होगा, विकास जो है एक तरफा ना तो वंशानुक्रम को लेकर चलता है ना तो वातावरण को लेकर के चलता है, बल्कि दोनों का मिला जुला असर है। मतलब कि जो बच्चे का विकास होगा उसमें अपने माता पिता जैसे उनके जीन्स का जैसे मिलेगा माता पिता से, और वातावरण से जैसा उन्हें प्रोटीन मिलेगी और जैसा वातावरण मिलेगा उससे होगा। जब आपको पढ़ाया जाएगा बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, या विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, तो वहाँ पे आपको समझाएंगे। वंशानुक्रम भी वातावरण एक बहुत बड़ा फैक्टर है विकास को प्रभावित करने वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, विकास एक तरफा वंशानुक्रम व वातावरण की देन नहीं है, बल्कि ये दोनों का मिला जुला असर है। विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का एक तरफा नहीं है। अर्थात इससे सेंटेंस क्लियर करिएगा, समझ लीजिएगा, विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का एक तरफा नहीं है, एक तरफा देन नहीं है। ये भी कल वातावरण का एक तरफा देन नहीं है, किसी एक का भी देन नहीं है। यह दोनों का मिला जुला असर है या भाग है, भाग लिख लीजिए, भाग है। मतलब जो बच्चे का विकास होता है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों का मिला जुला होता है, एक तरफ से नहीं हो सकता है। स्क्रीनशॉट इसको भी लीजिएगा। चलिएगा अब आगे बढ़ेंगे। अब अगला सिद्धांत होगा आपका, और ये इम्पॉर्टेंट भी है। ध्यान दीजिएगा। और गांव में पता नहीं कैसे कहते हैं, मुझे याद भी नहीं है, कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। तो देखिएगा, इस सिद्धांत का क्या नाम होगा, इस सिद्धांत का नाम आपको बताए, समान प्रतिदर्श का सिद्धांत कह सकते हैं, या प्रारूप का सिद्धांत कह सकते हैं, या नमूना का सिद्धांत कह सकते हैं। इस सिद्धांत को जो आप भविष्यवाणी की पहले जाइए, फिर आगे चलते हैं। भविष्यवाणी की सिद्धांत, या सिद्धांत का जो होता है विकास का भविष्यवाणी किया जा सकता है। आइएगा, भविष्यवाणी का सिद्धांत, अर्थात जो विकास का भविष्यवाणी किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या कहेंगे, इसमें जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ना, गांव में लोग कहते हैं कि पूत के पाँव जो है पालने में ही दिख जाते हैं। अर्थात जब बच्चा पैदा होता है तो उसके शरीर की अंगुलियों की लंबाई को देख करके बता देते हैं कि बच्चा लंबा होगा। तो अर्थात यह क्या, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। और जैसे गोरा हो तो बता दे बच्चा गोरा होगा, ऐसी चीज़ें जो है गाँव में मान्यताएँ हैं, और लोग मानते भी है, सही भी होता है। अब यहाँ पे आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि विकास विपरीत दिशा में नहीं हो सकता। अगर बच्चे की उंगली जो बड़ी है और पैर की हाथ की उंगलियाँ जब बड़ी होता है, बच्चा लंबा पैदा, तो बच्चा लंबा ही पैदा होगा, और वो भविष्य में बच्चा लंबा ही होगा। और वो ऐसे कभी कभी देखने को मिल जाता है, किसी कारण से प्रभावित होकर के बच्चा का विकास रुक जाता है, नहीं बच्चे का विकास होता है। जैसा बच्चा पैदा होगा लंबा हष्टपुष्ट चौड़ा, तो उसी तरह से बच्चे का विकास निरंतर बढ़ता जाएगा। अर्थात जो विकास होगा वो विपरीत दिशाओं में नहीं होता है, वो अपने ही दिशा में होगा। मतलब कि बच्चा हुष्टपुष्ट पैदा हुआ है तो बच्चा हुष्टपुष्ट ही रहेगा और लंबा ही होगा। चलिएगा, इसमें लिख लीजिएगा, ऐसे ही लिख लीजिएगा इसको। चलिएगा, अब आगे चलिए, एकीकरण का सिद्धांत।
एकीकरण का सिद्धांत। अब समझ लीजिएगा आप, नहीं वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही, दिक्कत होगा आपको भी। एकीकरण का सिद्धांत क्या कहता है? एकीकरण का सिद्धांत ये कहता है जो बच्चा छोटा रहता है किसी वस्तु को पाने के लिए अपने पूरे शरीर को वहाँ पे ले जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, वो एकीकरण नहीं कर पाता, लेकिन जैसे जैसे जब बढ़ता है तब अपने किसी शरीर को एक अंगों को लेकर के जाता है। और दूसरा एग्जाम्पल ये, जब बच्चा पैदा होता है तो जब बच्चा देखिए क्रदन करता है, जब रोता है बच्चा, जब बच्चा रोएगा तो उसमें होता क्या है, तो पूरे शरीर हाथ पर उसके हिलते हैं, और किसी वस्तु को पकड़ना चाहता है तो पूरे हाथ को लेके चला जाता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे होता है वो फिर ऐसे करेगा, फिर अंगुलियों पे अपने आ जाता है। अर्थात इस सिद्धांत के अंदर कहेंगे कि शुरू में मानव शिशु किसी का कार्य करने के लिए संपूर्ण शरीर का प्रयोग करता है, लेकिन बाद में उसी कार्य को करने के लिए एक अंग की सहायता से करता है। चलिएगा फिर अगला देखिएगा सिद्धांत क्या है। एकीकरण का सिद्धांत हो गया, आप समझा दे रहे, एक दो सिद्धांत और है। निरंतरता का सिद्धांत देखिएगा, निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत, अच्छा मित्रों, निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है? निरंतरता का सिद्धांत कहता है विकास जो है अलग अलग क्षेत्रों में संपूर्ण जीवन चलता है, मतलब विकास रुकता नहीं है। चलिए बस मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही, और ये इस वीडियो को आप अपने गरीब छात्रों मतलब अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। मैं प्रण किया हूं पूरा यूपी टेट, सुपर टेट और सी टेट निःशुल्क पढ़ाने का, मैं पढ़ाता रहूंगा। आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपका साथ दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।